हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की फर्स्ट यूनिट का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। 10 भी इम्पोर्टेंट है, 10 बाद में लेंगे। अभी 8 लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने तथा खोने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2013, 14, 15, 16 में आया हुआ है और संभावना ये है कि ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, युद्ध को परिभाषित कीजिए और इसके विधिक परिणाम क्या है वो पढ़ेंगे। तो गाइस, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अपन डेली शाम को ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो आप प्लीज़ मेरे डिस्कशन में जुड़ने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस ऑनलाइन डिस्कशन में एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस एग्ज़ाम में इसके आंसर कैसे लिखने हैं, और फिर आफ्टर एग्ज़ामिनेशन उस पेपर का डिस्कशन करेंगे। वह किसने कैसे क्या किया और नेक्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करेंगे, वो सब चीज़ें उस ऑनलाइन डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा के अंदर। ठीक है, देखिए, कोई भी राज्य होता है, उस राज्य को कैसे किसी अन्य राज्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वो राज्य किस अधिकारों के तहत अपनी मान्यता खो बैठता है, या दूसरा राज्य उस राज्य पे कैसे कंट्रोल कर लेता है, इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है। और इसके बारे में अपन को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है भाई। अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो इंटरनेशनल लॉ है, उसमें क्या होता है, जो स्टेट टेरिटरी होती है उसका एक इम्पोर्टेंटली होता है, क्योंकि कई सारी स्टेट टेरिटरी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू की जाती है। राज्य क्षेत्र का अर्जन और समापन अंतर्राष्ट्रीय विधि के दो अहम विषय हैं। ठीक है, जो राज्य, कौन सा राज्य ग्रहण करेगा, किस राज्य को उपाधि दी जाएगी राज्य होने की, और किस राज्य की उपाधि छीनी जाएगी, ये दो ही अहम विषय होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंदर। तो सबसे पहली बात आता है राज्य क्षेत्र क्या है। तो राज्य क्षेत्र में सबसे पहले अपने को ओपनहाइम की परिभाषा लिख के आनी है। तो ओपनहाइम ये बोलते हैं कि पृथ्वी के उस भाग से संबंधित है, जो राज्य का क्षेत्र है वह पृथ्वी के उस भाग से संबंधित है जिस पर किसी राज्य की प्रभुत्व संपन्नता होती है। मतलब उस क्षेत्र पर किसी राज्य का अधिकार होता है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट होती है जो शासन चलाती है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, उस भूभाग पर, उस क्षेत्र पर जिस पर राज्य की संप्रभुता संपन्न होती है, उस राज्य क्षेत्र के बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, जो ओपनहाइम जो वैज्ञानिक है, जो प्रोफेसर है, वो ये बोलते हैं कि राज्य क्षेत्र उस स्थान को बोलते हैं, उस पृथ्वी के भूभाग को बोलते हैं जिस पर किसी राज्य की प्रभुत्व संपन्नता है, मतलब कोई राज्य उस पर शासन करता है उस क्षेत्र पे। ठीक है, और उस क्षेत्र के बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, अब राज्य क्षेत्र प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र प्राप्त करने का सबसे पहले तरीका आता है अधिभोग, फिर आता है चिरभोग, फिर आता है उपाबंध, फिर आता है अनुवृद्धि, फिर आता है अध्यर्पण, फिर आता है पट्टा, फिर होता है गिरवी, और फिर होता है पंचांट, और होता है फिर लास्ट में होता है जनमत संग्रह। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं अधिभोग को। देखिए, राज्य क्षेत्र प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका होता है अधिभोग द्वारा। ठीक है, अधिभोग मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ओपनहाइम के अनुसार देख लें इसकी डेफिनेशन। ओपनहाइम बोलते हैं अधिभोग या आवेशन, ठीक है, एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई राज्य अपने या उस प्रदेश पर जिस पर किसी अन्य राज्य की प्रभुत्व संपन्नता नहीं है,
प्रभुत्व संपन्नता प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए अधिभोग क्या होता है, अधिभोग का मतलब ये होता है, ओपनहाइम ये बताते हैं कि उस क्षेत्र पे, उस भूभाग पे जिस पर किसी भी प्रभुत्व संपन्नता नहीं है, मतलब उस क्षेत्र पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं है, और आप जाकर उस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में उसको शामिल कर लेते हैं, तो उसको अधिभोग बोला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पृथ्वी का वह भूभाग जिस भूभाग के ऊपर कोई टेरिटरी, कोई राज्य क्षेत्र है, लेकिन उस पर कोई प्रभुत्व संपन्नता नहीं है, उस क्षेत्र पर किसी का अधिकार नहीं है, उस क्षेत्र पर किसी का नियंत्रण नहीं है, और आप जाकर उस क्षेत्र को अपने प्रभाव में, अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, तो उस क्षेत्र को प्राप्त करने का तरीका कहलाएगा अधिभोग। इस तरह भी आप अपने राज्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर जो दूसरे प्रोफेसर हैं स्टार्क, वो बोलते हैं कि ऐसे राज्य क्षेत्र पर किसी राज्य द्वारा प्रभुत्व संपन्न प्राप्त करने से है जिस पर किसी अन्य राज्य की प्रभुत्व संपन्नता नहीं है। ऐसा राज्य क्षेत्र आबाद और गैर आबाद हो सकता है। ठीक है, तो ओपनहाइम भी यही बोल रहे हैं और स्टार्क भी यही बोल रहे हैं। स्टार्क भी यही बोल रहे हैं कि ऐसा राज्य क्षेत्र जिस पर किसी की प्रभुत्व संपन्नता नहीं है, उस क्षेत्र को प्राप्त करना, उस क्षेत्र पर अपनी प्रभुत्व संपन्नता लागू करना ही राज्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर ये कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार पूर्व ग्रीनलैंड के मामले में बताया गया है कि अधिभोग के 2 नियम बताए गए हैं। पहला नियम क्या है, अधिभोग के लिए संबंधित प्रदेश पर प्रभुसत्ता स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। देखो पहली बात तो भाई राज्य को कौन शामिल करेगा, राज्य को शामिल करने के लिए सबसे पहले दूसरे राज्य के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भाई मैं इस राज्य को या इस क्षेत्र को अपने में शामिल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला नियम हो गया कि राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने की, स्थापित करने की, अपनी प्रभुसत्ता वहाँ पर स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा क्या हो गया, ऐसी प्रभुसत्ता समुचित रूप से स्थापित की जाकर उसका वास्तविक प्रयोग अथवा प्रदर्शन होना चाहिए। पहली बात तो क्या हो गई भाई, राज्य को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा नियम ये हो गया कि वहाँ पर इच्छा होने के बाद आप वहाँ प्रभुत्व संपन्नता स्थापित करते हैं और उस पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसको फिर आप प्रदर्शित करते हैं और उसको स्थापित किया जाना आवश्यक है। यह दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अधिभोग और आवेशन द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अधिभोग। अब देखते हैं चिरभोग। ठीक है, चिरभोग में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है यदि कोई राज्य किसी प्रदेश पर लंबे समय तक लगातार अपना अधिकार बनाए रहे हैं तो उस प्रदेश पर उसकी वास्तविक प्रभुत्व संपन्नता स्थापित हो जाती है और वह प्रदेश उस राज्य का हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, भाई कोई राज्य है, ठीक है, कोई राज्य है, उसने किसी राज्य के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, और उसका नियंत्रण कर रखा है और लंबे समय से वह राज्य उसके नियंत्रण में है और उस राज्य की जो प्रभुत्व सत्ता संपन्नता है वो खत्म हो गई, तो वो राज्य क्या करेगा, उसको चिरभोग कर लेगा। छोटे राज्य को बड़ा राज्य चिरभोग कर लेगा। देखिए जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया के ऊपर शासन किया था, कम से कम 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, लेकिन लास्ट में इंडिया उनसे आज़ाद हो गया। ठीक है, अगर उनसे आज़ाद नहीं होता और अगर आज भी अगर इंडिया गुलाम होता अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर आधिपत्य हो जाता, तो अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर चिरभोग कहलाता। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए चिरभोग पूरा करने के लिए भी इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहला क्या होता है, राज्य क्षेत्र पर कब्जा शांतिपूर्ण और बिना किसी विघ्न के होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी राज्य पर, किसी छोटे राज्य पर बड़े राज्य कब्जा है तो वह शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना विघ्न या बिना बाधा के होना चाहिए। मतलब जो छोटे राज्य के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें चीज़ को, भाई ठीक है चलो कोई नहीं, ये हमारे पे शासन कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो इसको। ठीक है, दूसरा ऐसा कब्जा निरंतर होना चाहिए। ठीक है, लगातार ऐसा कब्जा होना चाहिए, लंबे समय से होना चाहिए। तीसरी बात, कब्जा लंबे समय का या समुचित होना चाहिए, तो फिर वो चिरभोग के द्वारा उस राज्य को प्राप्त करने की पावर अपने पास रखता है। ठीक है, तीसरा आता है उपाबद्ध। ठीक है, और उपाबद्ध को क्या बोलते हैं, उपाबद्ध को बोलते हैं अपन राज्य हरण बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर।
ठीक है, उपपद आ गया। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि राज्य का हरण करना। ठीक है, अब इसमें बोला गया है उपपद्य से अभिप्राय है कि एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के क्षेत्र को बलपूर्वक अर्जित करने से है। ठीक है, राज्य हरण समझ में आ गया। राज्य को हरण कैसे करते हैं भाई, ताकत से, पावर से ही तो उसको हरण करते हैं। तो इसमें हो गया एक राज्य के द्वारा किसी दूसरे राज्य को बलपूर्वक अर्जित करना, बलपूर्वक प्राप्त करना ही उपापद्य कहलाता है। अब उपापद्य की शर्तें पूरी करने के लिए निम्नांकित शर्तें बताई गई हैं। पहली बात क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी प्रभुता संपन्न प्राधिकारी द्वारा निर्मित नहीं है। पहली बात क्या हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा बनाया गया नहीं है। दूसरी बात, अर्जित राज्य पर कब्जा किया जाना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा राज्य होता है उसके ऊपर कब्जा किया जाना चाहिए। तीसरी बात, उसे स्थायी रूप से विनियोजित करने के आशय को प्रकट किया जाना चाहिए। मतलब उस पर स्थायी रूप से विनियोजित, मतलब उस पर परमानेंटली उस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब वो उससे बच के जा नहीं सकता, उसको अपनी पराधीनता स्वीकार ही करनी पड़ेगी। तीसरी बात क्या हो गया, उसे अन्य राज्यों द्वारा मान्यता दिया जाना। ठीक है, उसे अन्य राज्यों के द्वारा मान्यता दिया जाना ही उपापद्य की ये निम्न शर्तें पूरी करना जरूरी है। अब चौथी शर्त क्या आती है, अनुवृद्धि। देखियो, अनुवृद्धि क्या होती है, अनुवृद्धि मतलब होता है वृद्धि आगे मतलब होता है बढ़ना, कोई क्षेत्र बढ़ जाता है उसको बोलते हैं अनुवृद्धि। ठीक है, इसमें बोला गया है कि राज्य क्षेत्र अर्जन तब होता है जब प्राकृतिक कारणों द्वारा किसी राज्य में कोई प्रदेश मिल जाता है। ठीक है, अनुवृद्धि मतलब होता है अचानक से वृद्धि हो जाना। भाई कोई राज्य था, ठीक है, और उसमें प्राकृतिक कारण हो गए, उसमें भूकंप आ गया, उसमें बाढ़ आ गई, और उस पर कुछ भी दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, और प्राकृतिक आपदा आने के कारण जो क्षेत्र था वो किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो वो जो दूसरा क्षेत्र होता है उसने उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, वो दूसरे क्षेत्र में जाके मिल गया। ठीक है, उसको बोलते हैं उस क्षेत्र की अनुवृत्ति। ठीक है, इसमें बोला गया जब प्राकृतिक कारणों द्वारा किसी राज्य में कोई प्रदेश मिल जाता है जो पहले किसी अन्य राज्य का था, ऐसे अर्जन के लिए किसी औपचारिक घोषणा अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम कैसी भी हो सकती है। सामुद्रिक पेटी में किसी नए द्वीप को उभरना, नदी या समुद्र तट, घाट, बांध आदि निर्मित करने इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब आता है जी अध्यर्पण, पांचवा प्रकार आता है इसका, पांच तरीका आता है अध्यर्पण। इसमें बोला गया है एक राज्य दूसरे राज्य के निश्चित राज्य क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्नता के हस्तांतरण से है। मतलब जो एक राज्य होता है वो अपना अधिकार क्षेत्र किसी दूसरे राज्य को ट्रांसफर कर देता है, भाई ठीक है यार तुम इसको काम करो, ठीक है मेरे पास है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इस क्षेत्र को तुम संभालो या फिर इस क्षेत्र तुम करो। अध्यर्पण ऐसे क्षेत्र सामान्यतः हस्तांतरित करने वाले राज्य के बीच करार होता है। ठीक है, राज्यों के बीच में करार होता है। ठीक है, जिन राज्यों को राज्य क्षेत्र का स्थानांतरण किया जाता है उसे अर्जनकर्ता बोलते हैं, और जो राज्य अपने राज्य क्षेत्र का स्थानांतरण करता है उसको अध्यर्पणकर्ता बोला जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखते हैं जो छठा तरीका, इसमें आता है पट्टा। राज्य क्षेत्र अर्जित करने का छठा तरीका है पट्टा। राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण पट्टे द्वारा भी हो सकता है। कोई भी राष्ट्र अपने प्रदेश का कुछ भाग, देखिए जी, प्रदेश का कुछ भाग दूसरे राज्य के नाम पर पट्टा निष्पादित करके कुछ समय के लिए दे सकता है। पट्टे द्वारा अध्यर्पण एक अवधि विशेष, ध्यान रखना, एक अवधि विशेष से संबंधित होती है। ठीक है, इसमें कुछ अधिकारों का स्थानांतरण भी किया जाता है। इसमें संपूर्ण प्रभुत्वसत्ता का स्थानांतरण नहीं होता है। देखिए, जैसे ब्रिटेन द्वारा माल्टा द्वारा ब्रिटेन को अपने एक द्वीप का कुछ वर्षों के लिए पट्टा कराना, पनामा नहर के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में शाश्वत काल के लिए पट्टा प्रदान करना इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ये 3 बीघा के मामले में जो बांग्लादेश को मार्गाधिकार दिया जाना था वो पट्टा नहीं माना गया।
ठीक है। अब इसका सातवां तरीका आता है गिरवी रखना। जैसे मान लो अपने कोई चीज़ किसी को धन के बदले में कोई चीज़ गिरवी रखते हैं ना, उसको बोलते हैं गिरवी रखना। ऐसे ही अपना राज्य को किसी धन के बदले में राज्य के क्षेत्र को वहाँ पे अन्य किसी राज्य के पास गिरवी रखते हैं, ठीक है, उसको बोला है गिरवी रखना। देखिए, जब कोई राज्य धन के एवज में दूसरे राज्य के पास अपने राज्य क्षेत्र का कुछ भाग गिरवी रख देता है, इसे प्रभुसत्ता को हस्तांतरण हो जाता है। उदाहरण स्वरूप 1768 में जनेवा के गणतंत्र द्वारा कार्सिका के द्वीप को फ्रांस के पास गिरवी रखा गया। ये हो गया जी सातवां तरीका। अब आते हैं आठवां तरीका, पंचाट। पंचाट माने क्या होता है? बाय अवार्ड, मतलब किसी को अवार्ड देना, किसी को सम्मानित करना, या किसी को जो मध्यस्थ सुलह के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उसको बोलते हैं पंचाट, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मध्यस्थ अधिकरणों, समझौता, सुलह आयोग आदि के न्याय निर्णय के माध्यम से राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाता है, उसको बोलते हैं पंचाट। देखिए, पेपर नंबर 10 है अपना, ठीक है, पेपर नंबर 10 है मध्यस्थता एवं सुलह मध्यस्थम, ठीक है। इसमें बताया गया है मध्यस्थम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताए गए हैं, मध्यस्थ अधिकरण बताए गए हैं, और सुलह आयोग और सुलह समझौता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो सुलह आयोग होता है, जो मध्यस्थ आयोग होता है, वह कोई राज्य सुलह के माध्यम से किसी अन्य राज्य को जो समर्पित कर देता है, अर्जित कर देता है या आदेश पारित कर देता है, उसको बोलते हैं बाई अवार्ड या पंचाट के माध्यम से। इसमें 9वां तरीका आता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह समझ आएगा? जनमत संग्रह मतलब लोगों को संग्रह करने का मतलब लोग अपना जनमत करेंगे, लोग वोटिंग करेंगे कि हम इस स्टेट में रहना चाहते हैं या अदर स्टेट में रहना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कभी कभी जनमत द्वारा कोई राज्य नए राज्य को प्राप्त कर सकता है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। जनमत संग्रह के अधीन किसी राज्य क्षेत्र के निवासियों द्वारा अन्य राज्य में विलय होने की इच्छा व्यक्त की जाती है। यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है तो पता नहीं समझ में आएंगे नहीं। अपन तो भारत और पाकिस्तान के मध्य देखते हैं। देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मामले को लेकर जनमत संग्रह की बात चली, लेकिन यह बात पूर्ण नहीं हो पाई, ठीक है। और देखते हैं, देखिए इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी वर्साई संधि के अनुच्छेद 32 से 34 के अनुसार 1920 में यूपेन तथा मालामेडी में जन्म संग्रह कराया गया था, ठीक है। और एक तरीका वो जैसे इसमें जन्म संग्रह के माध्यम से ये करवाया गया था। अब देखिए राज्य खोने के तरीके, ये तो थे राज्य प्राप्त करने के तरीके। अब देखते हैं राज्य खोने के तरीके, ठीक है। राज्य खोने के तरीके देखते हैं। देखिए इसमें है जी, जिस प्रकार राज्य विभिन्न तरीकों से अर्जित किया जा सकता है, उसी प्रकार राज्य को खोया भी जा सकता है। कैसे? देखिए सबसे पहले आता है अध्यर्पण, इसका मतलब समर्पण कर देना, ठीक है। सबसे पहले आता है अध्यर्पण आता है, फिर अधीनकरण आता है, फिर चिरभोग आता है, फिर प्राकृतिक क्रिया आती है, फिर क्रांति आती है, फिर परित्याग आता है, फिर स्वतंत्रता प्रदान करना आता है, ठीक है। अध्यर्पण बताया गया था आपको, पहले बताया गया था। देखिए किसी राज्य क्षेत्र को अर्जित किया जाता है तो दूसरा राज्य उस राज्य क्षेत्र से वंचित हो जाता है, वह उस राज्य क्षेत्र को खो देता है, उसको बोलते हैं अध्यर्पण। मतलब वो राज्य उसके प्रति समर्पण कर देता है तो वो अपनी पहचान खो देता है। अब दूसरा आता है अधीनकरण। अब अधीन बोलता है किसी के अधीन होना, ठीक है, वो आ गया। इसमें देखिए जिस प्रकार युद्ध में विजय द्वारा कोई राज्य किसी राज्य के क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार अधीनकरण द्वारा समुद्र राज्य अपने राज्य क्षेत्र को खो बैठता है, ठीक है। अधीन आ गया ना समझ में, किसी के अधीन होना। चिरभोग देखो अपने ऊपर पड़ा, चिरभोग मतलब होता है लंबे समय से किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल होना, वह कंट्रोल शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसका विघ्न विनाशक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए थे जब किसी राज्य के प्रदेश के राज्य क्षेत्र पर किसी दूसरे राज्य
का दीर्घकाल तक कब्जा रहता है और ऐसा कब्जा रखने वाला राज्य चिरभोग द्वारा उस प्रदेश राज्य क्षेत्र को अर्जित कर लेता है तथा जिस राज्य के पास पहले वह राज्य क्षेत्र था वह अपना राज्य खो देता है, उसको बोलते हैं चिरभोग। अब देखिए प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों से कोई राज्य अपने राज्य क्षेत्र को खो बैठता है। कैसे? नदियों के बहाव में परिवर्तन के कारण प्रदेश अथवा राज्य क्षेत्र कुछ भाग कम हो सकता है। इसी प्रकार भूकंप द्वारा द्वीप या समुद्र किनारे का लोप हो सकता है। ठीक है, ये 5 क्रांति के द्वारा। देखिए कई बार क्रांति के कारण नए राज्य का उदय हो जाता है। परिणाम स्वरूप पहले वाला राज्य अपने राज्य क्षेत्र को खो देता है। उदाहरण स्वरूप देखिए 1579 की क्रांति के फलस्वरूप नीदरलैंड स्पेन के हाथ से निकल गया था। ठीक है, देखिए जी इस प्रकार 1971 बांग्लादेश क्रांति के कारण वह पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं परित्याग, मतलब कोई अपना त्याग कर देता है। कोई राज्य किसी प्रदेश या अपने अधीनस्थ राज्य क्षेत्र का परित्याग कर देता है तो वह उस प्रदेश या राज्य क्षेत्र को खो बैठता है। ठीक है, आप बता स्वतंत्रता प्रदान कर। अब किसी राज्य को आप स्वतंत्रता दे देते हैं तो फिर भी वो अपना राज्य क्षेत्र खो देता है। अतीत में जो उपनिवेश थे वे स्वतंत्र हो जाने पर उस राज्य से पृथक हो गए जिनके अधीन वे थे। ऐसी स्थिति में वह राज्य उन उपनिवेशों को खो बैठे। इसी प्रकार उपरोक्त विभिन्न तरीकों से किसी राज्य क्षेत्र को अर्जित किया जा सकता है और खोया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है जी, देखते सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले राज्य को प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं? अधिभोग, चिरभोग, उपाबद्ध, अनुवृत्ति, अध्यर्पण, पटा, गिरवी, पंचाट और जनमत संग्रह। ठीक है, राज्य खोने के तरीके कौन कौन से थे? देखिए राज्य खोने के तरीके हैं, इसमें देखिए इसमें राज्य खोने के तरीके ये रहे। देखिए ये तो प्राप्त करने के तरीके आगे, राज्य खोने के तरीके देख लेते हैं। इसमें ये रहा खोने का तरीका। देखिए खोने के तरीके अध्यर्पण, अधीनकरण, चिरभोग, प्राकृतिक क्रिया, क्रांति, परित्याग और स्वतंत्रता प्रदान कर। ठीक है गाइज, ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को 1 से 2-3 बार जरूर देखिए वीडियो, जिससे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।